विनोद की शादी हाल फिलहाल में हुई थी। विनोद सुषमा का इकलौता बेटा था और बहुत जिम्मेदार भी था। वो अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से चला रहा था। एक रोज माला अपने विनोद से बड़ी ही रोमांटिक अंदाज में कहती है, अजी कितने दिन हो गए हैं, हम कहीं घूमने ही नहीं गए हैं। क्यों ना आज आप मुझे डिनर पे लेके चलो। हाँ हाँ मेरी जान, बिल्कुल। अरे मैं तो तुम्हें मालदीव लेकर जाऊंगा घुमाने के लिए। बस थोड़ा सा ऑफिस का एक प्रोजेक्ट है, वो निपटा लो, उसके बाद चलते हैं। आप सच कह रहे हैं? लेकिन इतने पैसे नहीं हैं, हम यही कहीं घूम लेंगे, गोवा मनाली। अरे बाबू, मेरे होते हुए तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा समय तो दे दो मुझे। सच में मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा, मैं तो ये सोचा ही नहीं था। माला तो अपने पति की मीठी मीठी बातों से खुश थी, लेकिन एक रोज सुषमा देर शाम अपनी बहू से कहती है, बहू जरा मैं अपनी दवा लेकर आ रही हूँ, कोई आए तो कहना माँ जी आएंगी तो बातचीत करना, घर में किसी को आने मत देना। लेकिन माँ जी आप दवा लाने क्यों जा रही हैं? उन्हें कह दिया हो तो वही ले आते। लगता है तुझे कोई गलतफहमी हुई है। उस नालायक को अगर मैं साल भर भी एक ही बात कहती रहूं तो वो साल भर भी उस काम को नहीं करेगा। अरे माँ जी आप भी कैसे बातें करती हैं? वो आलसी थोड़ी हैं। आलसी तो नहीं है, लेकिन सपने बड़े बड़े देखता है और उसे पूरा करने की हिम्मत नहीं है। ऐसा समझ ले कि मेरा बेटा फेंकू है। इतना कहने के बाद सुषमा वहाँ से चली जाती है। सुषमा के जाने के बाद ही माला सोच में पड़ जाती है। लगता है वो ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, इसलिए माँ जी गुस्से में ऐसा कह रही हैं। खैर मुझे तो उन्होंने कहा है कि वो मुझे मालदीव लेकर जाएंगे और वहाँ की बिकनी पहनकर सोच रही हूँ कितना अच्छा लगेगा मुझे। माला खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ सुषमा की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे बहू तू खुद से बातें कर रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और सुषमा कहाँ है? काकी वो बाजार गई हैं सब्जी लेने और दवा लेने। बताओ जरा, मुझे भी बताना सही नहीं समझा। इस सुषमा के बच्चे ने आजकल तो इसके पर निकल आए हैं, उड़ती रहती है पूरे दिन। सही कह रही हैं आप, माँ जी को आपको बताना चाहिए था, आप भी उनके साथ ही चली जाती। अरे उसकी तो आदत हो गई है, मुझे कुछ भी नहीं बताती और हर वक्त से घूमती फिरती रहती है। अरे तू उसका छोड़, अपना बता। शादी को इतने दिन हो गए, अभी तक कहीं घूमने नहीं गई। नई नई शादी हुई है, कहीं घूम कर आ जा, फिर बाद में बच्चे हो जाएंगे तो घर से निकल नहीं पाएगी। सही कह रही हैं काकी। अरे क्या बात है, कहाँ घूमने जा रहे हो तुम लोग? और इस बारे में भी मुझे सुषमा ने कुछ नहीं बताया है। तू देख रही है ना, आजकल वह मुझसे बात छुपाने लगी है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए कुछ बताया नहीं होगा। माला खुशी में सबको बता रही थी कि वो घूमने जाने वाली है, लेकिन क्या उसका पति सच में उसे घुमाने लेकर जाएगा? इस बात से तो माला बिल्कुल अनजान थी। समय बीत रहा था और विनोद भी समय समय पर तारीख को बदल रहा था। अरे सुबह सुबह तुम क्यों झगड़ा कर रही हो यार? अरे मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, तुम्हें घूमने के लिए मालदीव लेकर जाऊंगा ना। रुक जाओ, अभी शांत रहो थोड़े दिन। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कहीं लेकर जाएंगे। माँ जी ठीक कहती है, आप सिर्फ सपने दिखाते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। अरे मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें डिनर पे लेके चलता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, पिछली बार भी ऐसे ही कहा था आपने, हम लोग डिनर पे चलेंगे, लेकिन घर में बासी दाल और रोटी खिलाई थी आपने। अरे तुम तो जानती हो ना कि ऑफिस में कितना काम होता है। एक और काम आ जाता है तो मेरा काम बढ़ जाता है और उसके चक्कर में मैं अपने वादे पूरे नहीं कर पाता और तुम बिना बात के मुझे सुनाती हो सकता है कि मुझे ज्यादा बोलने की आदत हो, मुझे ही सपने देखने की आदत हो, मैं ही कामचोर हूँ। अब तो खुश है ना आप? अच्छा ठीक है, तुम्हारे गुस्से को कम करने के लिए मैं तुम्हें आइसक्रीम लाके खिलाता हूँ, उससे ना तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें पसंद भी है ना चॉकलेट वाली? अच्छा होगा कि तुम सो जाओ, तुम मुझे और कुछ ना ही बोलो। मैं सब कुछ देख रही हूँ, तुम मुझे क्या खिला सकते हो और क्या दिखा सकते हो या क्या कर सकते हो, मुझे सब कुछ पता है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। माला अच्छे से समझ चुकी थी कि उसका पति कैसा है और वो अपने पति से परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से माला अब अपने पति को सबक सिखाने का मन बना लेती है। अरे बहन कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? माँ जी मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, वहाँ मूवी देखेंगे और घूमना ही फिरना और क्या ही करेंगे। आपका बेटा तो बस बड़े बड़े सपने दिखाता है और ये कहता है कि थोड़े दिन रुक जाइए, मैं घुमा दूंगा तुम्हें। आखिर माँ जी कोई कितना बर्दाश्त करेगा? अब मुझसे नहीं होगा, मैं और नहीं रुक सकती। मैंने तो कहा ही था, वो मेरा बेटा है, उसे मैं अच्छे से जानती हूँ, वो कितना पानी में है, जिम्मेदारियाँ संभालता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने परिवार पर ध्यान न दे। शिकायत तो मुझे बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत पछताएगा। ठीक है माँ जी, मैं मिलती हूँ,
अभी मैं जा रही हूँ। ठीक है बहू, ध्यान से जाना और अच्छे से घूमना फिरना। सुबह का समय था। माला के जाते ही विनोद उठता है और वो अपनी माँ को माला को बाय करते हुए देखकर कहता है, ये कहाँ जा रही है? कहीं ये मायके तो नहीं जा रही? अगर ऐसा है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। वो अपनी दोस्त के साथ घूमने गई है और तुझे क्या, वो कहीं भी जाए, तू तो उसे कई महीनों से यहाँ ले जा रहा है, वहाँ ले जा रहा है। अरे माँ, तो उसके लिए मुझे ऑफिस से छुट्टी भी तो मिलनी चाहिए। माँ उसको फोन करो, बोलो कि चुपचाप से घर आ जाए, कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है उसे। मैं उसे फोन करके बुलाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। तू जा, नहा ले और ऑफिस जा, क्योंकि तुझे आज खाना भी बाहर से ही खाना पड़ेगा। विनोद को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गई हुई है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे ऑफिस में बहुत सारे काम थे जिस वजह से वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब आएगी इसे अकल। बेचारी बहू भी कह कह कर परेशान हो चुकी थी कि मुझे घुमा लाओ, कहीं खाना खिला दो, लेकिन नहीं, ये भी अपने दोस्तों के साथ घूमता है, लेकिन इसे कोई चिंता नहीं है ना अपनी पत्नी की। अब करे चिंता। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और विनोद देखता रहता है कि माला उसे बिना बताए ही कहीं ना कहीं चली जाया करती थी, जिससे उसे एक रोज बहुत गुस्सा आता है और वो माला को कहता है, मैं 2-4 दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बिना बताए कहीं भी घूमने के लिए चली जाती हो। अरे इस घर में इज्जत है कि नहीं है मेरी? क्यों, अब क्या हुआ? अब आपको आपका इज्जत और प्यार याद आ गया? लेकिन जब आप घर की जिम्मेदारियां छोड़ के अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते थे, माँ जी की दवाइयाँ ला के नहीं देते थे, तब आपका प्यार इज्जत कहाँ था? क्या नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी तो उठा ही रखा है मैंने इस घर का। जब जिस इंसान पे जिम्मेदारी का बोझ आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या तुम अपनी मनमानी करोगी? करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन करना पड़ गया, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं है मुझसे। आज शाम का ना खाना नहीं बनेगा। तूने अगर घर में कलेश किया तो अच्छा नहीं होगा। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। आज का खाना इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हम लोग ना बाहर चलेंगे खाने के लिए। देख, रात में मजाक ना कर, और मुझे फ्रिज का बासी खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। अब चलिए चलिए, तैयार हो जाइए आप लोग, मैं यहीं बैठा हूँ। सच में आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अगर इस बार आपने मजाक किया और मुझे घूमने नहीं लेकर गए, फिर देख लेना, इसके बाद कभी आप मुझ पे रोक टोक नहीं कर पाओगे। अरे नहीं कर रहा हूँ कोई मजाक, सच कह रहा हूँ। जाओ, तैयार हो जाओ। विनोद को देर से ही सही लेकिन समझ आ जाता है कि वो जितना समय अपने कामों और दोस्तों को देता है, उतना ही समय उसे अपने परिवार पर भी देना चाहिए। उन्हें कुछ खिलाने पिलाने भी ले जाना चाहिए या फिर उनके पास बैठना चाहिए, लेकिन वो तो सिर्फ अपने काम या फिर दोस्तों में ही लगा रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी, वो माला को कहीं लेकर नहीं गया था, जिस बात से विनोद को भी काफी दुख होता है। लेकिन उसकी पत्नी के सबक के बाद तो अपने परिवार पर वो पूरा ध्यान देने लगता है। अरे ओ नास पीटी, जब देखो कुछ ना कुछ काम बिगाड़ ही देती है। हर वक्त काम बताना पड़ता है। अगर मैं अच्छे से कुछ ना देखूं तो फिर तो काम चोरी करेगी। और ये खाने में घी इतना कम क्यों डाला है? जाकर घी ला, मुझे और घी वाला खाना खाने का मन है। खुद जाकर ले आइए। मुझसे घी के डब्बे कभी इधर कभी उधर करना नहीं होगा। खाना खाने बैठी हूँ, शांति से खाने भी नहीं देती। आपको अगर इतना ही मन कर रहा है ना, तो उठाइए अपने 2 पैर और चलते हुए जाइए रसोई में और घी लेकर आइए। अरे कैसी उल्टी बातें कर रही है बहू? तेरी सास हो, थोड़ा ढंग से पेशा। देख रहा है विनोद, कैसे बातें कर रही है तेरी बीवी? हमेशा उल्टा जवाब देती है। हाँ तो क्या करूँ, आपकी डांट सुनती रहूँ? दिन भर घर के जैसे काम करती हूँ और रात को खाने के वक्त पर आपको ज्यादा घी खाने का मन करता है। आपको मेरा शांति से बैठकर खाना खाना पसंद नहीं है क्या? देख बेटा, कैसे जुबान लड़ा रही है, कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? अरे बस 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 कीजिए आप लोग। अरे मुझे कुछ मत कहिए, मैं आपकी तरफ भी नहीं हूँ और इसकी तरफ भी नहीं हूँ। अरे मुझे आप लोगों के झगड़े में नहीं पड़ना है। अरे मैं क्यों पढ़ूंगा? बेवजह फंसना थोड़ी है मुझे। इसकी तरफ से बोलूंगा तो आप सुनाओगी, आपकी तरफ से बोलूंगा तो ये सुनाएगी। और हाँ, मैं रोज सोचता हूँ घर जाऊंगा, चैन से खाना खाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा, लेकिन नहीं। विनोद बिना कुछ खाए अपने कमरे में चला जाता है और पीछे पीछे वंदना भी चली जाती है। मालिनी भी अपना मुंह बनाते हुए अपने कमरे में जाती है। अगले सुबह वंदना घर का सारा काम करके खुद के लिए चाय बनाकर पीते हुए सोफे पर बैठती है। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या था? लगता है कुछ टूट गया, लेकिन क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने?
2 पल की भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई आपसे मेरी। बस चैन की सांस ही तो ले रही थी कि सासू माँ का चश्मा टूट गया। जैसा चश्मा टूटा है वैसे ही अब वो मेरी हड्डी तोड़ेगी। माँ जी को भी ना जाने होश ही नहीं रहता कि क्या चीज कहाँ रखती हैं, कुछ पता ही नहीं। अब चश्मे के बिना तो उन्हें कुछ दिखेगा भी नहीं, और माँ जी जब उठेंगी तो सीधा मेरा गला पकड़ेंगी। वंदना सोच ही रही थी कि तभी मालिनी वंदना को बुलाती है। बहू, अरे ओ बहू, मेरा चश्मा तो पकड़ाना जरा। हे भगवान, इस चश्मे के बिना तो पूरी दुनिया अंधी लगती है, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। अरे ओ बहरी, सुनाई देता है कुछ? कब से चश्मा मांग रही हूँ। क्या हुआ माँ जी? अगर आप एक दिन बिना चश्मे के रह लेंगी तो क्या हो जाएगा? बाद में चश्मा ढूंढ लूंगी। तब तक ना आप सुबह की प्राकृतिक हवा अपनी आंखों पर ना लगने दो, ताकि आंखों की सारी दिक्कत खत्म हो जाए। ओहो, क्या बात है बहू, कल रात तो जहर उगल रही थी, तो आज क्या हुआ अचानक से इतना प्यार बरसा रही है? पक्का कुछ काम बिगाड़ा होगा तूने। लो कर लो बात, अब तो किसी के बारे में अच्छे सोचना भी नहीं चाहिए। माँ जी, मेरी ना बस जुबानी कड़वी है, लेकिन मैं दिल की बहुत साफ और कोमल हूँ। आपसे ना कितना भी झगड़ लूं, लेकिन फिक्र तो करती हूँ ना आपकी। अच्छा, आज ये फिक्र कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? अब बातें बनाना बंद कर और जाकर वही कर। जाकर मेरा चश्मा लेकर आ। याद तो है ना, कल तूने ही रखा था मेरा चश्मा। क्या माँ जी, आप भी कब से चश्मा कर रही हो? जाइए, जाकर बाहर का नजारा खुली आंखों से देखिए। प्रकृति को खुली आंखों से देखना कितना अच्छा होता है, आपको पता है? और ये चश्मे के बाद आप जब से उठी हो, भगवान का इतना नाम नहीं लिया है आपने जितना आप चश्मा कर रही हो। जाइए, जाकर नहा लो, तब तक ना मैं चाय लेकर आती हूँ। बात तो तू सही कह रही है बहू। ठीक है, मैं जाकर नहा ही लेती हूँ और फिर जाकर सारा काम करूँगी। पूजा पाठ भी करना है। ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ, तब तक तू पूजा की तैयारी कर। सास की नहाने जाते ही वंदना सोचते हुए काम करने लगती है। अगर माँ जी को पता चला कि चश्मा टूट गया है तो क्या होगा? कुछ देर बाद मालिनी पूजा करने आती है तो देखती है कि बहू पूजा कर रही है। तभी मालिनी कहती है, बहू, मुझे चश्मा लाकर दे। कब से मांग रही हूँ और तू है कि मुझे दे ही नहीं रही है। चश्मा? माँ जी, अरे माँ जी, आप पूजा कर रही हैं और मैं भी पूजा कर रही हूँ। आप आंखें बंद करके पूजा पे फोकस कीजिए ना। अरे कैसे फोकस करूँ? जब तक भगवान जी को ना देख लूं, तब तक पूजा कैसे सफल होगी? ला बहू, मुझे चश्मा दे दे, भगवान जी की दर्शन कर लूं। अरे माँ जी, दर्शन करने के लिए चश्मे की क्या जरूरत है? मन की आंखों से देखिए। खुली आंखों से तो हमेशा देखती हो, आज आप मन की आंखों से देखो। देखना, आज भगवान ना आपको पक्का दर्शन देंगे और अपने पास बुला लेंगे। मेरा मतलब है आपके सामने आ जाएंगे। अरे कब से तू मुझे गोल गोल बातों पर घुमाए जा रही है बहू, आखिर बात क्या है? बात? अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आरती पूरे घर में ना घुमा के आती हूँ। आप बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ जाना, उसके बाद मैं वहीं आपको नाश्ता दूंगी। वंदना जल्दी उठकर आरती ले जाती है तो वही मालिनी देखती रहती है। कुछ देर बाद वंदना घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी मालिनी वहाँ आती है, जिसे बिना चश्मे के कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उसके पैर से सारा कचरा फैल जाता है और वंदना को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? देख रही हो ना आप, कब से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन आप है कि पूरे घर में कचरा फैला रही हो। अब घर को दोबारा साफ कौन करेगा? जरा देख के नहीं चल सकती क्या? बहू, कैसे देख कर चलूं जब मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा? कब से तुझे बोल रही हूँ, बहू मेरा चश्मा दे दे, लेकिन नहीं, तेरे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अब बता मैं कैसे देखूं अगर तू मेरा चश्मा नहीं देगी तो? कोई बात नहीं माँ जी, बिना चश्मे के आपको दिखता क्या है? एक बार साफ किया है तो दोबारा से साफ कर लूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुन मेरी बात पहले, ये सब काम छोड़ दे और मेरे लिए सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बना दे।
रसोई में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। भगोना कौन सा है, चीनी कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है। जा बहू, जाकर सबसे पहले मेरे लिए कड़क चाय बना दे। अरे माँ जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार मुझे बता देना, मैं फटाफट आपका सारा काम कर दूंगी। जब तक आपके चश्मे आपको नहीं मिल जाते तब तक मैं आपकी आंखें बन के रहूंगी। ऐसे ही दिन भर अपनी सास की आंखें बंद कर उसका सारा काम करने लगती है वंदना। अब चश्मा तोड़ने की सजा तो मिलनी ही थी। कुछ देर बाद जब वंदना बैठकर आराम से चाय की चुस्की ले रही होती है, तभी उसकी सास हाथ में सुई धागा लेकर उसके पास आती है। अरे मेरे दो नयन, क्या कर रही है? चल बहू, अब इस सुई में धागा डाल दे, कुछ काम है। लेकिन माँ जी, सुई में धागा क्यों डालना है अभी, और क्या सिलना है इस वक्त आपको? अरे बहू, पागल हो गई है क्या? अभी तक तो तूने मेरे चश्मे नहीं दिए और कुछ देर पहले कह रही थी माँ जी मैं आपकी दो नयन बनकर रहूंगी। जब नयन बन गई है तो काम भी कर ले। चल चल कर मेरी साड़ी में फॉल लगा दे। क्या माँ जी, एक फॉल सिलने की क्या जरूरत है? दर्जी है ना, उसे दे दो। अब एक फॉल के चक्कर में आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? अरे बहू, मुझे पता है एक फॉल में वक्त बर्बाद होगा, तभी तो मैंने 4 साड़ियाँ निकाली है। चल चल कर लगा दे फॉल। अब मुझे नहीं दिख रहा है तो तू ही तो मेरी आंखें हैं। लेकिन माँ जी, इतनी फॉल लगाने बैठूंगी तो रात हो जाएगी, और रात में मुझे काम भी करना पड़ेगा। तो मुझे जब वक्त मिलेगा ना, मैं तब लगा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब भी सिल कर दे। वंदना बेचारी साड़ियों में फॉल्स लगा रही थी। तभी उसकी सास घर को जानबूझकर गंदा करती है और वंदना को बुलवाकर साफ करवाती है। मालिनी को बहुत मजा आ रहा था अपनी बहू को तंग करने में। कुछ समय बाद खाने की टेबल पर जब मालिनी अपने खाने में पानी गिरा देती है, तब वंदना कहती है, क्या माँ जी, आप क्या कर रहे हो? कुछ पता है आपको? हाँ, मैंने खाने में दाल डाल दी, और क्या? अरे माँ जी, वो पानी था। ठीक है, मैं आपके लिए दूसरा खाना लेकर आती हूँ। क्या बात है माँ, आप दोनों सीधे मुंह कभी मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? आज क्या हुआ है? वंदना बदली बदली से क्यों लग रही है? बस बेटा, देखता जा तू, सब पता चलेगा। और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है बहू को तंग करने में। ठीक है माँ, लेकिन सबसे पहले ना आप मेरा एक काम कर दीजिए। मुझे अभी कहीं बाहर जाना है और मेरी शर्ट का बटन टूट चुका है, तो आप बटन लगा दीजिए। वंदना तो बिजी है। विनोद अपनी माँ को शर्ट ला कर देता है और वो बटन लगाने लगती है। अंधी आंखों से सास को शर्ट का बटन सिलता देखकर वंदना कहती है, माँ जी, आप देख सकती हो, वो भी बिना चश्मे के। कैसे? हाँ बहू, मैं बिना चश्मे की भी देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे चश्मे के साथ लेंस भी लगवाया था और मैं तो बस तेरे मजे ले रही थी। तुझे घर का सारा काम करते देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा चश्मा टूट गया है वो मुझे पता था। हाँ हाँ, आप तो मजे ही लेंगी। कितना परेशान किया है आपने मुझे। बेचारी वंदना चुपचाप अपने सर को झुकाए काम करने चली जाती है। अब दोबारा सास से पंगे लेने की वो सोचती तक नहीं है। कोमल, चंदा और रूमा तीनों ही बहनें शहर की तरफ जाने वाले सुनसान रास्ते पर अपना एक ढाबा चलाती हैं। तीनों बहनों का ये ढाबा चलता भी बहुत अच्छा था, लेकिन आए दिन उन्हें गांव वालों की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता था। चंदा, जल्दी जल्दी हाथ चला, दिख नहीं रहा तुझे कितने ग्राहक बैठे हैं। हाँ हाँ, मैं कर ही तो रही हूँ। और रूमा तो अभी तक मछलियाँ लेकर ही नहीं आई घर से। ना जाने क्यों वो कोई काम करना ही नहीं चाहती, इतनी मुसीबत देखने के बाद भी। अरे दीदी, आपको पता है, आज अपनी रजनी काकी कह रही थी कि जिस तालाब से हम मछली लाते हैं वो तालाब गंदा है। अगर हमने इस तालाब से मछलियाँ लाना छोड़ा नहीं, वो गांव वालों को बता देगी कि हम गंदे सड़े पानी से मछली पकड़ कर लाते हैं। वो हमारे काम और कमाई को देखकर जलती है। और कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो हमें यहाँ तक लाए हैं ना, तो आगे भी खुद ही लेकर जाएंगे। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हो दीदी। कोमल, चंदा और रूमा तीनों ही बहनें मिलकर मछली का ढाबा चलाती थी और उनके इस मछली के ढाबे में फिश फ्राई, फिश कड़ी जैसे ढेरों आइटम मिलते थे। गांव के लोग तो तीनों बहनों के इस फेमस ढाबे पर ही आते थे।
साथ में आने जाने वाले लोग भी तीनों बहनों के इस ढाबे से मछली खाया करते थे। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हुई है हमारे ढाबे से। क्या बात है। लेकिन अब शाम भी हो चुकी है। जो मछलियाँ बची हैं उसे घर ले चलो। रात का खाना तो यही हो जाएगा। लेकिन अभी हमें मछली पकड़ने के लिए जाल भी बिछाना है। हाँ दीदी, जल्दी चलो, हम तालाब में जाल बिछा कर आते हैं, उसके बाद ही हम घर चलेंगे। दीदी जल्दी घर चलो। वैसे भी आज मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे तो बस खाकर सोना है। हाँ, तू तो है ही एक नंबर की आलसी। तुझे और काम ही क्या है। अभी ये बची हुई मछली घर लेके चल, मैं और दीदी जाल बिछा कर आते हैं। इतना बोलकर चंदा और कोमल तालाब की तरफ निकल पड़ती हैं और रूमा अपने घर आ जाती है। लेकिन अब चंदा तालाब पर पहुंचती है तो वो देखती है तालाब से उसकी पड़ोसन रजनी और उसका पति रघु मिलकर मछली पकड़ने के बाद जाल बिछा रहे हैं। अरे कोमल चंदा, आज तुम दोनों लेट हो गए क्या? देखो, तुम दोनों मछली पकड़ने आए नहीं तो हमने सोचा मछलियाँ हम ही पकड़ ले। अरे रजनी काकी, आपको पता है ना हम यहाँ से मछली पकड़ते हैं, तो आपने पहले ही मछलियाँ पकड़ ली। क्यों? ये तालाब तूने खरीद लिया है क्या? हम नहीं पकड़ सकते यहाँ से मछलियाँ? लेकिन ये सब आप जानबूझकर कर रही हैं क्योंकि आप हमारे ढाबे से जलती हो। आपको जबकि ये भी पता है हम सब ने बाढ़ में अपना सब कुछ खोया है। बल्कि रघु काका तो शहर जाकर कमा भी रहे हैं और अपना घर भी चला रहे हैं। लेकिन हम तीनों बहनों की परवरिश तो मुश्किल है ना। मैंने तुझे तेरी बहनों की परवरिश से थोड़ी ही रोका है। जा तालाब में जाल डाल और मछली पकड़ और खिला अपने ढाबे से सड़ी गली मछलियों लोगों को। इतना बोलकर काफी सारी मछलियाँ रघु और रजनी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर कोमल और चंदा उदास हो जाती हैं क्योंकि रजनी ने जितनी मछलियाँ पकड़ी थी उसके बाद तो तालाब में मछलियाँ मिलना मुश्किल था। दीदी, अब हम क्या करें? सारी मछलियाँ तो इन्होंने पकड़ ली, अब हम कहाँ से लाएंगे कल के लिए मछलियाँ? हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम जाल लगा कर आएंगे। अगर मछली फंसी तो ठीक है, वरना सुबह ढाबा ही नहीं खुलेगा। अब तालाब में जाल बिछाने के बाद ही कोमल और चंदा घर आ जाते हैं। अब अगली सुबह दोनों ही उदास मन से मछली लाने जाते हैं तो उसमें 5 से 6 मछलियां ही फंसी होती हैं। हालांकि इतनी कम मछलियों से तो कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन कोमल और चंदा उन मछलियों को अपने ढाबे पर लेकर आती हैं और उन्हें बनाती हैं। और कुछ देर बाद ही ढाबे पर ग्राहक आने लगते हैं और सभी ढाबे के बाहर बैठकर मछली खा रहे होते हैं। लगता है मेरी मछली लाने के बाद भी आखिरकार इन बहनों के जाल में फंस ही गई मछलियाँ। इनके इस ढाबे को मैं किसी भी तरह बंद करवा कर ही रहूंगी। कैसे ये तीनों इतना आगे जा सके? पूरे गांव में लोग मुझसे उधारी पर पैसे लेते हैं, लेकिन जब से इनके इस ढाबे से पैसे होने लग गए, ये तीनों बहनें भी ब्याज पर पैसे लगाने लग गई। आज तो सारी मछली लंच में ही बिक गई और हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आऊँ? मुझे भूख नहीं है। वैसे भी मछली रोटी चावल खा खा कर मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो क्या बना दूँ? वैसे भी आज मछली बची नहीं है क्योंकि पहले ही मछलियाँ कम थी और अब तो सारी मछलियाँ वो रजनी काकी ले जा रही हैं आजकल तालाब से। रजनी काकी, लेकिन क्यों? अगर ऐसा है तो मैं भी उन्हें तालाब से एक भी मछली घर लेके जाने नहीं दूंगी। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारी किस्मत में जितना होगा ना हमें मिल ही जाएगा। हमें बस अपना काम करना है और हर रोज की तरह आज भी हम तालाब में जाल बिछाने जाएंगे। अब कल की तरह आज भी पहले से ही रजनी अपने पति के साथ मछली पकड़कर जा चुकी थी, चंदा और कोमल के आने तक। लेकिन फिर भी कोमल और चंदा तालाब में जाल बिछाती हैं। इधर देर रात तीनों बहनें खाना खा रही होती हैं। देखो दीदी, ना तो रजनी काकी का कोई मछली का ढाबा है, ना वो मछली पकड़ पकड़ कर बेचती हैं। वो सिर्फ ये सब इसी के लिए कर रही हैं ताकि हमारी मछली का ढाबा बंद हो जाए, ताकि हम मछली ना खरीद सकें। तो क्या हम तालाब से मछलियाँ ना मारे, मछली खरीदे? लेकिन इससे तो कुछ खास बचत ही नहीं होगी। लेकिन दीदी, हमें अगर अपनी मछली का ये ढाबा चलाना है तो हम मछली खरीद के भी ले आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये ढाबा चला कर ही रहेंगे। ठीक है, हमने अपने ढाबे को बहुत मेहनत से खड़ा किया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम इस अपने ढाबे को बर्बाद करें। लेकिन जब अगली रोज कोमल और चंदा मछली लेने पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि और दिन से ज्यादा मछली उनके जाल में फंसी हुई है, जिससे उनका 2 दिन का काम तो आराम से निकल जाना था। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सब्र रखना चाहिए। लेकिन जब रजनी काकी पूछे कि हम मछली ज्यादा कहाँ से ला रहे हैं तो साफ साफ कह देना कि हम ये मछली खरीद कर लाए हैं, वरना तो वो हमें और भी ज्यादा परेशान करेगी।
ठीक है दीदी, हम रजनी काकी को ऐसा ही बोलेंगे। अब जब ये बात रजनी तक पहुंचती है कि चंदा कोमल मछलियाँ खरीद कर ला रही हैं, तो रजनी को बड़ी खुशी होती है। लेकिन अब वो कोमल के मछली ढाबे के पास ही अपनी चाय की दुकान खोल लेती है और जो भी उसकी दुकान पर चाय पीने आता वो उसे भड़काने लगती है। बहन, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ यहाँ से मछली ले जाते हो ना, लेकिन ये देखो ताज़ा ताज़ा मछलियाँ हैं, घर ले जाओ और बनाकर खाओ। ऐसे में 2-3 दिनों तक ये मछलियाँ चलेंगी। वो औरत भी रजनी की बातों में आ जाती है। अब ऐसे में कोमल के मछली ढाबे की बिक्री और भी कम होने लगती है, लेकिन वो उदास मन से अपने मछली ढाबे को और भी अच्छे से चलाने लगती है। लेकिन एक रोज देर शाम रजनी के रोने की आवाज सुनकर वो तीनों बहनें अपने ढाबे से बाहर आती हैं। अरे रजनी काकी, क्या हुआ? अचानक आप ऐसे रोने धोने क्यों लगी? बताइए रजनी काकी, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हो? अभी अभी यहाँ से एक बाइक वाला गया है, वो मेरे पूरे दिन की कमाई ले गया। मैं जब तक चिल्लाई तब तक वो भाग गया। अरे काकी, तो आपने हमें आवाज क्यों नहीं दी? जब वो भागा तो हम उसकी अच्छे से खबर लेते। सब यही खड़े थे पनवारी नाई पर, लेकिन कोई नहीं आया। पर जैसे ही तुम तीनों बहनों ने मेरे रोने की आवाज सुनी, तुम तीनों दौड़ते हुए आए। अरे काकी, आप तो हमारी माँ समान हो, और वैसे भी कोई भी होता तो उसकी मदद तो करते ही ना हम। अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम तीनों बहनों को मैंने बहुत परेशान किया, और आज देखो अपने बच्चों को खोने के बाद भी दूसरे बच्चों को प्यार नहीं कर पाई। एक ये वजह भी हो सकती है कि भगवान ने मेरे ईर्ष्या की वजह से मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए। देर से ही सही, लेकिन रजनी को अकल आ जाती है कि वो जो भी कर रही है वो सही नहीं है। उसके बाद से वो तीनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह समझती है और उनकी मदद भी करती है। करुणा अपने बेटे विनोद के लिए एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की ढूंढ रही थी। ऐसे ही एक दिन करुणा बाजार गई हुई थी। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन कांता आती है और करुणा को देखकर उससे बोलती है, करुणा बहन, मैंने सुना है तुम अपने बेटे विनोद के लिए लड़की ढूंढ रही हो। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। कहो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आराम से कहो। अब अपने बेटे की बात करना शुरू ना कर दे बस। देखो करुणा बहन, हम दोनों पड़ोसन हैं और पता नहीं कितने सालों से हैं। मैं चाहती हूँ हमारी दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल दे, तो कितना अच्छा होगा। अरे सच मानो कांता बहन, सबसे पहले मेरे दिमाग में आपकी बेटी का ही ख्याल आया था। अच्छा, फिर आपने बात आगे क्यों नहीं बढ़ाई? क्या मेरी बेटी दिखने में सुंदर नहीं है या कुछ कमी है मेरी कोमोलिका में? अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत सुंदर लगती है कोमोलिका। बस विनोद बोलने लगा कि कोमोलिका के चेहरे में कुछ पिंपल हैं और मेरे विनोद का चेहरा बिल्कुल साफ है। ये क्या बात हुई? हर किसी को आते हैं पिंपल तो। वैसे भी ये सब के चक्कर में रहे तो शादी भूल ही जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बेटे के साथ। देख लेना, मेरे बेटे को बहुत खूबसूरत लड़की मिलेगी, एकदम हूर की परी के जैसे। एक भी दाना नहीं होगा उसके चेहरे पर। देखते हैं, हम भी यही हैं और तुम भी यही हो। जब तुम्हारी बहू आएगी हम देख लेंगे, अब हूर की परी आती है या परी के वेश में कोई और, देख लेंगे। विनोद की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। ये सारी डिमांड तो खुद करुणा की थी। करुणा अपने बेटी के लिए जैसी बहू ढूंढ रही थी, शायद ही उसे मिल पाए। ऐसे ही एक दिन विनोद रास्ते से जा रहा होता है। तभी वहाँ एक आनंदी नाम की लड़की अपने सर को झुकाए रो रही थी। तभी उसे देखकर विनोद उससे पूछता है, आप ऐसे क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है अगर तो आप मुझे बताइए। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। जी हाँ, मुझे बहुत परेशानी है। आप मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे शायद। अगर कर सकते हैं तो मुझे कहीं भी एक जॉब दिलवा दीजिए। अरे आप जॉब के लिए रो रही हैं? मुझे लगा पता नहीं किसी ने कुछ बोल तो नहीं दिया शायद आपको, या फिर किसी ने छेड़ दिया हो। आप जॉब के लिए इतना क्यों रो रही हैं? मैं आपको अपने ऑफिस में काम दिलवाता हूँ। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अगर जॉब लगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। मैं आपको अपना नंबर दूं? सच में आप मुझे जॉब देंगे? अगर ऐसा है तो आप मेरा नंबर नोट कीजिए और मेरा नाम भी सेव कर लीजिए। अगर आपको जॉब की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे जरूर बताना।
आपने आपका क्या नाम बताया? वो क्या है ना, फोन नंबर सेव करना था आपके नाम से, बस इसीलिए पूछ रहा था मैं तो। अरे तो आप इतना डर क्यों रहे हो मुझसे? मुझे भी पता है जब नंबर लिया है तो नाम भी जरूरी है, पागल। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा था कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें इसलिए, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकली। आपको क्या लगता है मैं दूसरों की तरह ड्रामे करूंगी? अरे नहीं जी, मुझसे नहीं होते ये ड्रामे। भले मैं मुंह पर बोल देती हूँ, लेकिन ड्रामे ना बाबा ना। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? अगर बुरा लगे तो पहले ही माफी मांग लेता हूँ आपसे। आपके चेहरे में इतने सारे पिंपल कैसे हुए और आप इन्हें कम क्यों नहीं करती? मुझे तो ऐसे ही रहना पसंद है। अगर कोई भी मुझे पसंद करेगा तो ऐसे ही करे, वरना ना ही करे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिसको मुझसे शादी करनी होगी मेरे इसी रूप से करे बस। वाह, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। आजकल की दुनिया में हर कोई मेकअप करता है और खुद को सुंदर बनाना चाहता है। दोनों अपनी अपनी बातें करते हैं और एक दूसरे से अपना नंबर बदलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन करुणा अपने बेटे विनोद से बोलती है। विनोद, मैं चाहती हूँ तुम अब शादी कर लो। सबकी बहू आ गई है, बस मेरी ही किस्मत में बहू का सुख नहीं लिखा शायद। माँ, शादी के लिए लड़की भी तो होना जरूरी है ना। और वैसे भी मैं किसी भी लड़की से शादी थोड़ी ना कर सकता हूँ। ये तो मेरी पूरी जिंदगी की बात है, ऐसे कैसे मैं किसी से भी शादी कर लूँ? हेलो आनंदी जी, क्या हाल चाल हैं आपके? आपको कोई जॉब मिली या नहीं? वैसे मैं एक बात बता दूं, मेरे ऑफिस में कल आ जाना, आपकी जॉब की बात कर रखी है मैंने। मेरी बात सुन ले पहले। जब भी मैं तेरी शादी की बात करती हूँ तब तू ऐसे बात को टाल देता है, इधर उधर की बातें भी करने लगता है। सुन भी रहा है या नहीं? आनंदी जी, मैं आपको कुछ देर बाद फोन करता हूँ। वो क्या है ना, मेरी माँ को मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर मैंने इनकी बात नहीं सुनी तो शायद मेरी माँ मुझसे गुस्सा भी हो जाएंगी। सुनना विनोद, अभी तो जिस लड़की से बात कर रहा था, क्या ये खूबसूरत है? अगर तुझे ये लड़की पसंद है तो शादी कर ले। मैं कुछ नहीं कहूँगी, तू बस मुझे सास बनने का सुख दे दे। हाँ माँ, खूबसूरत तो बहुत है, और पता है मुझे आनंदी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर गर्व भी बहुत हुआ। अगर आपकी मर्जी है तो क्या मैं आनंदी से शादी कर सकता हूँ? अरे हाँ हाँ बेटा, निकी और पूछ चट मांगनी और पट ब्याह करवाऊंगी तेरा। करुणा अब अपने बेटे की शादी के बारे में सोचकर बहुत खुश थी। दूसरी तरफ विनोद ने आनंदी को भी शादी के लिए मना लिया। करुणा अपनी बहू के बारे में रोज सोचती और मन ही मन मुस्कुराती। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब विनोद और आनंदी की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश भी हो जाता है। अगली सुबह आनंदी उठकर अपनी पहली रसोई के लिए जाती है। तभी वहाँ करुणा उसे देखकर बोलती है, तुम कौन हो? मेरी बहू तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। कहीं तुमने मेरी बहू का अपहरण तो नहीं कर लिया? अगर ऐसा है तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? माँ जी, मैं ही हूँ आपकी बहू आनंदी, जिसको कल विनोद जी ब्याह कर लाए हैं। और हाँ, आपको बता दे, कल मेरे चेहरे पे मेकअप पोता गया था, इसलिए सुंदर लग रही थी और इसीलिए आज आप मुझे पहचान नहीं पाई। मुझे तो लगता था कि मेरी बहू इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की होगी, लेकिन इस विनोद ने तो मेरा पूरा सपना ही तोड़ दिया। अब मैं किस पर घमंड करूंगी? अरे तुम जैसे ही लड़की मेरे विनोद जैसे बेटे को फंसाती है। अरे मैं क्यों फंसाने लगी भला आपके बेटे को? ये खुद मेरे पास आया था मुझसे बात करने और मेरे चेहरे पर उसी वक्त से पिंपल थे और मैंने कभी इनको कुछ बोला ही नहीं और न ही फंसाने की कोशिश की। अब मैं क्या बोलूंगी? विनोद की बुआ को कैसे समझाऊंगी कि यही है जिसके फेस पर पिंपल है, यही मेरी बहू है? पता नहीं मेरा कितना मजाक बनेगा। आज तो मुझे मेरी पड़ोसन भी कुछ कह देगी। क्यों? पड़ोसन आपको क्यों कुछ कहेंगी? वैसे भी पड़ोसन को कुछ कहने का कोई हक नहीं है, मैं बताती हूँ उसको। और रही बुआ सास जी की बात, तो उन्हें आप संभाल लेना। बात तो पहले मैंने ही छेड़ी थी कि तेरी बेटी के चेहरे पर पिंपल है, और देखो मेरे साथ क्या हो गया। उसके एक पिंपल के चक्कर में मैंने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया और अब मुझे पिंपल वाली बहू मिल गई। करुणा अपनी बहू को बातें सुना ही रही थी कि तभी वहाँ विनोद की बुआ जानकी आती है और करुणा को देखकर बोलती है, क्या बात है करुणा,
तेरी बहू के चेहरे पर कितने पिंपल है, तू अपनी बहू को देख कर नहीं लाई क्या? और आज तेरी बहू की पहली रसोई है और क्या बनाएगी तेरी पिंपल वाली बहू पहली रसोई में? देखिए बुआ जी, मैं मानती हूँ मेरे चेहरे पर पिंपल है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मेरा दिल, मेरा मन आप लोगों से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बड़े आए किसी का भी मजाक उड़ाने वाले। ये कैसी बात कर रही है बहू? ये विनोद की बुआ है। चेहरा अच्छा नहीं है, कम से कम जुबान तो अच्छी रख ले। तमीज नहीं है क्या तुझमें जरा भी? बदतमीज नहीं, बहुत ज्यादा ही अच्छी है बहू तेरी। मैं पहले से जानती हूँ तुम्हारी बहू को, शायद तुम्हें पता नहीं है इस बात का। तुम्हारी बातों की वजह से ही तुम्हारे बेटे ने इस लड़की से शादी की है। क्या बकवास कर रही है? मेरा बेटा पिंपल वाली बहू नहीं लेकर आ सकता। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई, जैसी भी हो लेकिन तुम्हारी बहू दिल की बहुत अच्छी है, सूरत से भी अच्छी है। बस कुछ पिंपल है लेकिन तुम्हारी बहू के चेहरे पर। करुणा कांता की बात सुनकर हैरान थी। सभी के समझाने के बाद करुणा अपनी पिंपल वाली बहू की पहली रसोई पूरी करवाती है। आखिरकार इतना कुछ होने के बाद सब कुछ ठीक हो ही गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब पिंपल वाली बहू हर दिन अपनी रसोई पूरी करती। रीवा को ज्यादा खाने की आदत नहीं थी। कभी कभी अगर वो थोड़ा भी एक्स्ट्रा खा लेती तो उल्टी कर निकाल देती, जिसके कारण उसका वजन भी ज्यादा नहीं था। और अब तक तो ये सब चलता था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन एक शाम जब वो अपने कॉलेज की आखिरी परीक्षा देकर घर आती है तो उसकी माँ सुमन उससे कहती है, आ गई? अच्छा, आज तेरे सारे एग्जाम खत्म हो गए ना? अब सुन, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ, आप तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब मेरे एग्जाम खत्म हो और कब आप मुझे इस घर से निकालने का इंतजाम करो। बेटा, तुझे पता है ना अच्छे से कि रिश्ते आजकल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। देख, मना मत करियो। ठीक है माँ, आज तक आपकी किसी भी बात को टाला है मैंने, जो अब टालूंगी। रीवा अपनी माँ की बात मान जाती है और अगले दिन मानव नाम का लड़का अपनी माँ कुसुम के साथ आता है। जब उनके सामने रीवा आती है तो रीवा का पतला सा शरीर देखकर कुसुम कहती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन लगता है कि आप उसको सही से खाना पीना नहीं देती। बहन जी, ये खुद ही नहीं खाती पीती ज्यादा, क्या बताऊं। आंटी जी, मुझे रीवा पसंद है और आप चिंता मत कीजिएगा। अगर हमारी शादी हो गई ना तो आप देखिएगा, शादी के बाद सब रीवा को देख के बस यही कहेंगे कि ये खाते पीते घर की बहू है। हाँ बेटा, ये सही कहा तूने। ये तो बहुत अच्छी बात है। रीवा बेटा, तू भी अपनी राय बता दे। माँ, मुझे भी मंजूर है। लो बहन जी, रिश्ता पक्का हो गया अब तो। चलो फिर देर किस बात की है, मुंह मीठा करवाओ और मैं कल ही अपने पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट फिक्स करती हूँ। कुसुम रिश्ता पक्का करके अपने घर आ जाती है और अगले दिन अपने घर अपने खानदानी पंडित को बुलवाकर शादी की तारीख 2 महीने बाद की निकलवा लेती है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। 2 महीने बाद बड़ी ही धूमधाम से शादी करके मानव अपने घर रीवा को लेकर पहुंचता है, जहां दरवाजे पर खड़ी कुसुम अपनी बहू को एक देसी घी से बना बेसन का लड्डू खिलाते हुए बोलती है, आजा बहू, इस घर में तेरा स्वागत है और इस देसी घी में बने लड्डू में जितनी मिठास है ना, तू भी इस घर में यहाँ के रिश्तों में उतनी ही मिठास बनाए रखियो। जरूर माँ जी, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रीवा इसके बाद कुछ रस्में पूरी करती है और फिर अपने पति संग कमरे में आराम करने चली जाती है। अगले दिन सुबह रीवा जल्दी उठकर तैयार होकर किचन में आती है तो देखती है कि उसकी सास खाना बना चुकी है। ये देखकर वो बोलती है, माँ जी, आप क्यों बना रही हैं मेरे रहते खाना? आप मुझे बता देती तो मैं बना देती ना, और वैसे भी मैं आ ही रही थी। अरे बहू, मैं ऐसी सास ना हूँ जो आते ही अपने बहू को रसोई में बांट दूं। तू आराम से बाहर बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ और जरा मानव को आवाज मार देना, वो नालायक उठता ही नहीं है अपने आप। जी माँ जी, मैं उठाती हूँ। रीवा अपने पति को कमरे में उठाने जाती है और कुछ देर बाद दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ रीवा नाश्ते में इतनी सारी चीजें देखकर हैरान होकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, कोई आने वाला है क्या घर में जो इतना सारा खाना बना है? अरे बेटा, ये हमारे लिए ही है। अरे खाते पीते घर की बहू है तू। अब से तो रोज ये देसी घी में बने पराठे, दाल मखनी और सब खाना खाएगी। फिर देखियो, 1 हफ्ते में सूखी लकड़ी से हट्टी कट्टी हो जाएगी। पर माँ जी, मैं इतना सब कुछ कैसे खा पाऊंगी? अरे खा लोगी तुम। चलो चलो जल्दी से खाना स्टार्ट करो।
रीवा को उसके ससुराल में जरूरत से ज्यादा खाना खाना पड़ता है और अब ये रोज रोज की कहानी थी, जिसके चलते शादी के 1 महीने बाद ही रीवा का वजन काफी बढ़ जाता है। ऐसे ही एक शाम जब पड़ोसन माया के घर कीर्तन में दोनों सास बहू जाती हैं, तो वहाँ माया रीवा को देखकर बोलती है, अरे कुसुम, ये तो तेरी बहू है ना? और नहीं तो क्या, पड़ोसियों की बहू थोड़ी लाऊंगी अपने साथ। कैसी बातें करती है तू माया? अरे मैं तो कह रही थी कि शादी में देखा था इसको, तब तो कितनी सूखी तिल्ली सी थी, अब ये कैसे हट्टी कट्टी हो गई है। अरे खाते पीते घर की बहू है, अब नजर मत लगा मेरी बहू का। खाते पीते घर की बनाने के चक्कर में इन लोगों ने मेरा ड्रामा बना दिया है। अब लड़की नहीं, चलता फिरता ढोल बन गई हूँ। कीर्तन खत्म होने के बाद दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। शाम का समय हो चुका था और रीवा खाना बनाने की तैयारी करते हुए खुद से कहती है, आज कुछ हल्का सा खाना बना लेती हूँ। इतना भारी भारी खाना खाकर मेरा भार भी तो बढ़ गया है। रीवा रात के खाने में हल्का खाना बस दाल रोटी बना लेती है, लेकिन जब वो ये खाना अपनी सास और पति के सामने परोसती है तो ये देखकर कुसुम कहती है, बहू ये क्या है? ये भी कोई खाना है? सिर्फ एक दाल चावल और रोटी? ये खाना तो हम छोटी मोटी भूख पर भी नहीं खाते। हाँ, और हम खाते पीते घर के लोग हैं, तो ऐसा खाना हमें शोभा नहीं देता। अरे लेकिन कभी कभी हल्का खाना भी तो खाना चाहिए ना। खाते पीते घर के हैं, ये दिखाने के लिए हमें बहुत सारा खाना खाने की क्या जरूरत है? बहू तू भी ना, तुझे अपने मायके में तो ये सब नहीं मिलता था, कम से कम यहाँ तो खा ले। सुन बेटा, जरा ऑर्डर कर खाना। अब बहू बनाना शुरू करेगी तो सोने का समय हो जाएगा। हाँ माँ, करता हूँ। मानव जल्दी से अपने फोन से पास के रेस्टोरेंट में से खाना ऑर्डर करता है और कुछ देर में बहुत सारा खाना उनके घर में आ जाता है, जिसके चलते अब रीवा को एक बार फिर जबरदस्ती खाना खाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना, जिस इंसान को ज्यादा खाने की आदत ना हो, उस इंसान को जब एकदम से इतना सारा खाने को मजबूर किया जाता है तो उसकी सेहत पर इसका असर दिखता है। ऐसा ही रीवा के साथ भी हुआ। एक दिन रीवा अचानक बेहोश हो जाती है और उसकी ये हालत देखकर कुसुम कहती है, अरे बहू क्या हुआ? ये भगवान, खाते पीते घर की बहू होकर ये बेहोश हो गई, ये क्या हो गया? जल्दी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। कुसुम रीवा को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहीं अपने बेटे को भी बुला लेती है। कुछ देर में डॉक्टर भी रीवा को चेक करके आते हैं और कुसुम और मानव से बोलते हैं, देखिए आपकी बहू ने बहुत ओवर ईटिंग कर ली है, साथ ही उनके शरीर का वजन अचानक ही बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके कारण इनके शरीर में बहुत सी दिक्कतें हो चुकी हैं। अगर समय पर काबू ना किया तो इनको कई जानलेवा बीमारी हो सकती हैं। पर डॉक्टर साहब ये कैसे हुआ? हम तो बहू को अच्छा खाना देते थे खाने को। अरे खाते पीते घर की बहू है, पहले बहुत कमजोर सी थी, जब से शादी हुई है मैं अपनी बहू को 3 टाइम अच्छा खाना बनाकर खिलाती हूँ, तभी इसका वजन बढ़ा है। हाँ डॉक्टर साहब, अब आप ही बताइए, अगर हम उसको खाना नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे हमें कि बहू तो ले आए लेकिन उसको खाना पीना नहीं दिया और बहू सूख के कांटा हो गई। और अगर बहू का वजन बढ़ जाएगा तो ये कहेंगे कि खाते पीते घर की बहू है। हमारा मजाक मत उड़ा बेटा, हमको समझ आ गया है कि खाते पीते घर की बहू का मतलब ये नहीं कि वो खाती रहे, बस उसकी घर में सभी जरूरतों का सामान मौजूद हो, उसे कहते हैं खाते पीते घर की बहू। हमें माफ कर दे, हमारी वजह से तू बीमार हुई, अब से हम सब अच्छा खाना ही खाएंगे। डॉक्टर ये बोलकर चला जाता है, जिसके बाद वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है और जैसे ही वो सबके साथ खाना खाने बैठती है तो देखती है कि उसकी सास ने सबके लिए मूंग दाल की खिचड़ी और सलाद सजा रखा था। ये देखकर रीवा कहती है, ये सब क्या है माँ जी? इस घर के लोग कब से ये सब खाना खाने लगे? कुसुम और मानव को रीवा की बात समझ आती है, जिसके बाद रीवा कभी कभी हैवी खाना बनाती तो कभी हल्का और सबके साथ तालमेल से रहती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।